इस पूरे सियासी दौर को देखा जाए तो इस दौर में राजनीति के शास्त्र जितने छात्र हैं उनके लिए काफ़ी कुछ छिपा हुआ है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि विपक्ष ने अपनी एक रणनीति बनाई, सत्ता पक्ष ने अपने आप को जिस तरह से मजबूत किया, लगातार 2 टेन्योर के बाद तीसरा मौका मिला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। लेकिन इस सब के बीच में विपक्ष भी वापसी करता दिखाई दे रहा, पहले से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो राजनीति की अलग अलग पैंतरेबाजी देखने को मिल रही है। अब विपक्ष का विरोध तो हर चीज पर पुरजोर तरीके से आएगा। कई मुद्दों को उठाया जाता है, कहा भी जाता है कि विपक्ष जनता की आवाज होता है। ऐसे में विपक्ष जो है जिन मुद्दों को उठाता उनमें जो वाजिब लगते हैं, लाजमी लगते हैं, वो एड्रेस होने भी जरूरी है। उससे एक बैलेंस भी बना रहता है, ये भी बात कई एक्सपर्ट्स मानते हैं। बहरहाल अब नीति आयोग की बैठक को लेकर जिस तरह से एक तकरार देखने को मिल रही, पहले तो कांग्रेस का विरोध, लेकिन फिर जो विपक्षी खेमा है उसमें भी एक फूट देखने को मिल रही है। हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी को कोई परहेज नहीं है, कांग्रेस इससे दूरी बनाए रखेगी। इस पर बातचीत करेंगे। केंद्रीय बजट में भेदभाव का आरोप लगाया है कांग्रेस ने और 27 जुलाई को नीति आयोग की होने वाली बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इंडिया गठबंधन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन बजट की आड़ में सरकार को घेरने की इंडिया गठबंधन की रणनीति में दरार भी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की रणनीति से उलट जाते हुए बैठक में शामिल होने का फैसला ले चुकी हैं और इसी तरह से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। दरअसल कुछ राज्यों में चुनाव को लेकर विपक्ष ने बजट की आड़ में नीति आयोग बैठक से दूरी बनाई है, लेकिन इंडिया गठबंधन की एकजुटता में भी एक फूट दिखाई देती है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद में मैं मेहमानों से बातचीत करूंगा। एक तरफ जहां केंद्रीय बजट में भेदभाव के आरोप को लेकर विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है, तो वहीं बजट को राज्यों के खिलाफ मानते हुए इंडिया गठबंधन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। लेकिन सरकार को घेरने की विपक्ष की इस रणनीति को झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की रणनीति से उलट जाते हुए बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा है, अगर मुझे बैठक में अपना भाषण देने और विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव और राजनीति पूर्व ग्रहण के अलावा बंगाल और उसके पड़ोसी राज्यों को विभाजित करने की साजिश के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने का मौका मिला तो मैं ऐसा करूंगी, वरना मैं बैठक से बाहर चली जाऊंगी। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और पंजाब सरकार ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। वहीं बीजेपी ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों के इस फैसले की आलोचना की है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लेने वाले इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष हताश है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 27 जुलाई को होगी, जिसमें पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और जमीन और संपत्ति जैसे आम जनता के रोजमर्रा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन ने बजट में भेदभाव के आरोप की आड़ में सरकार को घेरने के लिए इस बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया। लेकिन सीएम ममता बनर्जी का नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के फैसले से एक बार फिर इंडिया गठबंधन में दरार नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो महत्वपूर्ण धड़े के तौर पर सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और विपक्ष को अगर मजबूती देते कोई और दल दिखाई दिए तो उनमें तृणमूल कांग्रेस भी बहुत महत्वपूर्ण दल है। विपक्ष की रणनीति के लिहाज से उनका स्टैंड अलग है। आम आदमी पार्टी इसी तरह बड़ी महत्वपूर्ण है इस विपक्षी एकजुटता की जब बात होती है। इन चारों पार्टियों का या चारों दलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रवक्ता आज पैनल पर मौजूद रहेंगे। स्वागत करिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका। शुभांकर भट्टाचार्य जी जो कि नेता हैं टीएमसी के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिरुद्ध सिंह प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध जी स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पवन जी आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ यहाँ जुड़ेंगे। मैं पवन जी शुरुआत आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आपने विरोध किया है। हालांकि शुभांकर जी से आज बड़े सारे सवाल हो सकते हैं, अनिरुद्ध जी से तो सवाल खैर हो ही रहे हैं लगातार बजट के बाद से, उनकी पार्टी से भी सवाल हो रहे हैं। लेकिन पवन जी आप लोगों का स्टैंड क्यों रहा है, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन से अलग क्यों रहा है? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई राज्यों का ऐसा मानना है कि नीति आयोग और राज्यों का केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राजनीति अपनी जगह है, मुद्दों पर विरोध अपनी जगह है और प्रदेश का विकास अपनी जगह है, उसके लिए नीति आयोग की बैठकों में शामिल होना महत्वपूर्ण है। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो जब केंद्र सरकार ने बजट लेके आए
तो ऐसा लगा, देश के लोगों को उम्मीद थी कि ये बजट देश के 140 करोड़ लोगों के लिए होगा, सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने का बजट होगा, लेकिन ये बजट मात्र अपनी सरकार को बचाने का बजट रह गया। इस बजट में केंद्र सरकार ने बहुत सारे जो बीजेपी गैर शासित राज्य हैं वहां उन लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार किया कि दिल्ली और पंजाब को उस बजट में नाम तक नहीं लिया गया, जबकि दिल्ली के लोग केंद्र सरकार को 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास सालाना टैक्स देते हैं और दिल्ली सरकार को, दिल्ली के लोगों को उस बजट में से कुछ नहीं मिलता। सोचिए, पूरे बजट का जो दिल्ली सरकार देती है 0.4% मिलना और दिल्ली और पंजाब जैसे इतने बड़े राज्यों को, मुख्य राज्यों को बजट ना मिलना, नाम भी शामिल ना होना, तो भारतीय जनता पार्टी की ये बदले की भावना दिखाई देती है। जिस देश में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ये कहता है कि राज्य और केंद्र सरकार के रिश्ते होते हैं, वो देश के लिए होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए बिहार के अंदर और अपने 2 सहयोगियों को पैसे दे दिए। हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो पैसे उनको दिए उस तरह से बाकी राज्यों को मिलने चाहिए थे। ये दोहरा जो स्टैंड भारतीय जनता पार्टी ने रखा, वो लगता है कि देश के लोगों को उम्मीद नहीं थी, और देश के लोगों को जो उम्मीद थी कि उनके लिए कुछ इस सारे पूरे इनके, मेरी आवाज उसको रिपीट कराइएगा, चेक कराइएगा, तो डिस्टर्बेंस मुझे। जी बोलिए अपनी बात बोलिए। हाँ, ठीक करवाते हैं उसको। जी देखिए, देश के लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में उनके लिए कहीं स्थान होगा, जो लोगों के सुविधाएं हैं उनके कहीं स्थान का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं किया गया। बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा हल्ला मचाया कि युवाओं को रोजगार के नाम पर इंटर्नशिप योजना लेके आए। उस इंटर्नशिप योजना में क्या है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के नाम पे बेरोजगार युवाओं के मुंह पे तमाचा मारा है। इंटर्नशिप योजना में क्या है, इनका कहना यह है कि ये युवाओं को मात्र 20 लाख युवाओं को 6,000 रुपए महीने देंगे, जबकि दिल्ली के, मैं आपको बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल सरकार में दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी जो है 17,300 के आसपास है। वो पैसा कैसे मिलेगा? सोचिए, 500 कंपनियों के अंदर 20 लाख युवाओं को अकोमोडेट करना, मतलब 4,000 युवा एक कंपनी के अंदर कैसे आएंगे? पहली बात तो ये। दूसरी बात, उनको जो 6,000 रुपए दिए जाएंगे वो 6,000 रुपए CSR फंड से दिए जाएंगे, मतलब उसमें केंद्र सरकार का कोई रोल है ही नहीं। तो ये ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार युवाओं पवन को जी, तमाचा मारा अभी है। एक ओपनिंग कमेंट था, मैं आमतौर पर टोकता नहीं अपने मेहमानों को, लेकिन ये मल्टीपल इश्यूज हो जाएंगे, एक एक करके मुद्दों पर बात करते हैं। आप जो इंटर्नशिप की बात, मैं पिछले 10 दिनों से, बल्कि उससे भी ज़्यादा समय से लगातार पैनल पर बजट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ भी होती हैं। बजट एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इकोनॉमिस्ट तक मानते हैं कि भाई 15-20 दिन तो हमें समझने में लग जाते हैं। हालांकि जहाँ तक आंकड़े की बात है, तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसको छोड़ा गया। हाँ, ये बात सही है कि पूर्वोदय जो नीति है उसको लेकर विशेष ध्यान यहाँ पर दिया गया है, और बिहार का उल्लेख भी किया गया, वो राजनीति के लिहाज से था। और अनिरुद्ध जी, मुझे लगता है कि ये आप लोगों का स्ट्रैटेजी है। आप लोगों ने दिया तो सबको, उत्तर प्रदेश को भी ठीक ठाक बजट दिया, बल्कि 1 लाख करोड़ का ज़्यादा बजट है बिहार के मुकाबले, लेकिन उतना जोर नहीं दिया क्योंकि आपका राज्य था। बिहार, आंध्र प्रदेश पर ऐसा लगता है जानबूझकर जोर दिया गया, और विपक्ष जो है उस पर फिर हमलावर हो गया, आपको भी एक मुद्दा मिल गया। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि विपक्ष की आदत है, वो पहले जब 4 जून को काउंटिंग हो रही थी, इनको लगा कि टीडीपी और जेडीयू इनके साथ चले जाएंगे, तो 15 दिन तक ये उसमें हुआ खो में रहे। जब इनको अब लगने लगा कि दोनों लोग तो साथ आए नहीं, क्योंकि इनका प्रीपोल अलायंस था हमारा, तो अब इनको ये है कि यहाँ पे भाई इनको क्यों दे दिए, सरकार को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए, इसके लिए उसके लिए किया। भाई आप देखिए 2004 से 2014, और बाकी छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए ये तमाम बातें करते हैं। एमसीडी के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी थी, क्या डिस्क्रिमिनेशन करते थे? ये एलोकेशन नहीं करते थे, सैलरी के एलोकेशन नहीं करते थे, ये जो स्कूल का जो एमसीडी की स्कूल था उसके डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं देते थे, सैलरीज नहीं देते थे। तो ये सारी चर्चाएं ये ना करे ज्यादा अच्छा, क्योंकि इनके बारे में पूरी दिल्ली जान चुकी कैसे है। उसके बाद में पंजाब के अंदर चाहे जो भी स्टेट है, जहां पे जिस तरीके की रिक्वायरमेंट थी उस तरीके से बजट दिएगा। बजट का साइज बड़ा है, बजट के अंदर हर सेक्टर को ग्रोथ, चाहे फीमेल वुमेन सेक्टर को लीजिए, चाहे एजुकेशन को लीजिए, चाहे यूथ को लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर को लीजिए, चाहे एमएसएमईज को लीजिए, चाहे मिडिल क्लास को लीजिए, सब लोगों को लिया गया, सब लोगों को एड्रेस किया गया। लेकिन इन लोगों को ये दिखेगा नहीं। इन लोगों को क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये लोग सत्ता में तो काफी लोग तो है नहीं। और दूसरी चीज, आज ये नीति आयोग की चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, पंजाब के सीएम क्यों नहीं जा रहे? पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा फोरम है वो।
इंक्लूसिव ग्रोथ का डिस्कशन का सबसे अच्छा फोरम है, सारे लोग मिलकर उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये लोग वहां नहीं जाएंगे, ये लोग बाहर बैठेंगे, चबूतरे पाके बैठेंगे और उसके बाद चर्चा आज करेंगे। आज की चर्चा में मैं यही समझना चाहता हूं कि वहां, हालांकि जहां तक विरोध का सवाल है अनिरुद्ध जी, अब वो विपक्ष की भूमिका में है, वो आप तो हैं ही ना बोलने के लिए, बजट की तारीफ करने के लिए, कमियां तो उन्हीं को बतानी पड़ेगी। विपक्ष भी तो जनता की आवाज है, तो कमियां कम से कम आ तो रही है, और इसी को तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक बड़ा बैलेंस बना है। हालांकि जो आपने बातें कही वो महत्वपूर्ण है। मैं ये मानता हूं कि नीति आयोग की बैठक का जो बहिष्कार, उसमें कंफ्यूजन भी देखने को मिल रहा है। इस सबके बीच में अनुज आत्रेय जी, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत करता हूं आपका भारत एक्सप्रेस पर। आगे बढ़े उससे पहले शुभांकर जी, अब आप महत्वपूर्ण हो गए इस पैनल पर, इसलिए महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि आप, हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ बोले ना बोले, वो तो खैर अभी आपको सुनकर पता लगेगा, लेकिन आप लोगों का नीति आयोग की बैठक में जाने का डिसीजन, ये महत्वपूर्ण डिसीजन है। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं? और कांग्रेस या विपक्ष के अन्य दल, देखिए उसमें फिर स्टालिन को भी जोड़ लीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे ही हैं, ऐसे भी दो महत्वपूर्ण दल हैं जो कांग्रेस के साथ में दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों का स्टैंड शुरुआत से बहुत अलग सा रहा है इस पूरे अलायंस को लेकर, लेकिन नीति आयोग की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल के लिए आप मानते हैं? कुछ कुछ ऐसा ही हेमंत सोरेन का भी इशारा मिल रहा है, वो थोड़ा सा समझाएं। डॉक्टर साहब, ऐसा है, मैं एक बात बताऊं कि अ, जैसे आपने कहा कि इस बैठक का जो महत्वपूर्ण होना बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे कि दीदी ने कहा कि उनका जाना और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहा है क्योंकि उनको वहां पे इंडिया गठबंधन का एक आवाज बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से एक सौतेला रवैया जो बीजेपी ने उन स्टेट के साथ अपनाया जो कि उनके ज्यादा शासित नहीं है, तो इसके ऊपर उनका आवाज उठाना आज के दिन में बहुत ज्यादा दरकार पड़ जाता है, ऐसा उनको अपने से लगता है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अब तो वहां हेमंत सोरेन जी भी शायद जाने की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से अपनी बात वहां पे रखेंगे। इसके पीछे एक और राजनीतिक कारण भी है डॉक्टर, ये मैं अपने से कह, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि दीदी का कहना, ये मेरी अपनी निजी राय है। और व्यक्तिगत राय ये है कि शायद आपने देखा होगा कि इस समय वर्तमान राजनीति के चलते, जब वो बंगाल में बीजेपी का एक के बाद एक जिस प्रकार से हार हुई है, उसके बाद अब एक नया ड्रामा वहां से उभर के आया। जैसे कि सुकांतो मजुमदार ने अचानक डिमांड कर लिया कि एक अलग राज्य बनाए। निशिकांत दुबे थोड़ा सा 2 कदम और आगे बढ़ गए, कहने लगे क्यों नहीं एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण कर लिया जाए। तो इन सब बातों पर जो है चर्चा अचानक जो है उनको उत्तरी पूर्व राज्यों के साथ जो है, आज वो बंगाल का नाम लेने लगे, बंगाल के कुछ हिस्सों का नाम ले। और देखिए कैसी एक कारण किस प्रकार से उन्होंने बीच में डाला है, जो सुन के बड़ा मतलब हास्यास्पद बनता है कि क्योंकि मुसलमानों से हिंदुओं को बड़ा खतरा है। सुनिएगा, मुसलमानों से हिंदुओं को बड़ा खतरा है, इस वजह से एक अलग राज्य का निर्माण बहुत जरूरी है ताकि मुसलमानों पर नियंत्रण रखा जा सके। देखिए उनका पूरा डायलॉग सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या वाकई एक डेमोक्रेसी में एक शुभांकर जी, आपको तो जानकारी होगी, हटा दिया गया उसको, संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया बातचीत को, उसको हम लोग यहाँ पर भी मंच पर रखें, ये भी मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। देखिए बातचीत आया तो था, बात उठी तो थी, ठीक है, कई लोग अपनी बात रखते हैं, नहीं हटाया तो दूसरी बात है। लेकिन जानते हैं, जब आप इसी एक प्रदेश का बार बार जब वेस्ट बंगाल की बात होती है, ममता दीदी कंटिन्यू बजट से पहले कहा कि फ्यूचर बजट होता जाएगा, लेकिन जो हमारा पिछला बकाया जो आज 1,70,000 करोड़ के उस पर हो चुका है, उसको तो क्लियर करिए। भाई 3 लाख करोड़, आप 15,000 करोड़ नहीं 3 लाख करोड़ दीजिए आप आंध्रा को और बिहार को, लेकिन 1.5 लाख करोड़ जो आप 1,70,000 करोड़ जो आप बंगाल का रख के बैठे हुए हैं पुराना, उसको तो पहले साफ करिए। ठीक है, मैं आपके इस बात से सहमति जताता हूं भट्टाचार्य साहब, और मुझे लगता है कि जब आप फोरम पर बैठेंगे तब पुरजोर तरीके से इस बात को रख पाएंगे, और इसीलिए आप लोगों ने निर्णय लिया है कि आप लड़िए ना, आपका काम है लड़ना, आपको अपना हक मांगना चाहिए, लेकिन ये हक मांगने से पहले ही अगर आप बिदक जाएं या हट जाएं, ये थोड़ा समझ में नहीं आता। अनुज जी इस पर ज्यादा स्पष्ट बात रख पाएंगे कांग्रेस का पक्ष, लेकिन इस बीच अनिरुद्ध जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं जरा सुन लेता हूं संक्षेप में अनिरुद्ध जी, ताकि मैं कांग्रेस प्रवक्ता को चर्चा में शामिल करूं। हालांकि डिबेट नीति आयोग पे हो रही है, लेकिन इन लोग जो कांग्रेस टीएमसी के मेरे मित्र हैं, ये तमाम बातें कर रहे हैं। आप इसी पर रहना, आप वो उनको जाने दीजिए, मैं रोक लूंगा, आप इसी पर रहना। देना चाहते हैं,
लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश के लोगों को आप अलग समझते हैं। और दूसरा, जो मुसलमानों के बारे में बात करें, आपके ही पार्टी कैबिनेट मंत्री मुसलमान मंत्री थे, वो क्या बोले वहां पे कि धर्म परिवर्तन करा दीजिए, लोगों को ऐसे जोड़ दीजिए, जो अगर इस्लाम को नहीं मानता है वो ये है वो है। वो कहे टीवी डिबेट का विषय नहीं है। तो आप अपने लोगों को सुधारिए और लोगों को बोलिए कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो आपके यहाँ जो आ रहे हैं और उनको आधार कार्ड फर्जी, आप उनको क्या कहते हैं राशन कार्ड ये सब बना रहे हैं, उसको बनाना बंद कर दीजिए। विश्वास करिए, एक पत्रकार होने के नाते मुझे ये मुद्दे भी महत्वपूर्ण लगते हैं। और कल मैंने बहुत विस्तृत चर्चा, जिसमें बहुत एक से एक एक्सपर्ट्स बैठे थे, नॉन पॉलिटिकल बात की, जो रायबरेली में 20,000 फर्जी प्रमाण पत्र मिले, बड़ा गंभीर विषय है, उस पर सब बातचीत चल रही है। उसमें झारखंड और भी अन्य राज्यों के विषय में जांच पड़ताल चल रही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज हम, जैसा आपने खुद ही कहा, अनिरुद्ध जी की नीति आयोग पर बात हो रही, तो मुझे लगता है हमें फोकस करना चाहिए। अनुज जी, महत्वपूर्ण विषय है। नीति आयोग में जब आप बैठते हैं तो अपने मुद्दों को रख सकते हैं, आपकी क्या शिकायतें उनको रख सकते हैं, आगामी भविष्य की योजनाएं और अपेक्षाएं। देखिए, एक फंड अलोकेशन की बात कही गई है, सीधे सीधे लोन, वो भी 50 साल तक आपको फ्री है, उस लोन को आप ले सकते हैं, कोई भी विकास की योजना है तो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी तो हैं। फिर इस तरीके से दूरी बनाकर, विरोध जताकर क्या मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे आपने कहा कि नीति आयोग में अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन जहां अपेक्षा में उपेक्षा हो और पहले से ही मालूम हो कि लगातार ये पार्टी की सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, इंडिया गठबंधन के राज्यों को लगातार उपेक्षा करती आ रही है। और इसका सीधा उदाहरण इस बार के बजट में देखा गया है। जो ये कुर्सी बचाओ बजट आया है, जो केवल 2 व्यक्तियों और 2 दलों के प्रभाव में एक बनाया हुआ बजट है, पूरे देश का आम बजट नहीं कहलाया जा सकता है। और तमाम राज्यों की इसमें उपेक्षा की गई है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि देश के बजट, उससे पहले भी गठबंधन की सरकारें रही हैं, उससे पहले भी गठबंधन का हम जानते हैं, मानते हैं कि गठबंधन का दबाव है, सरकार बचानी है, सरकार चलानी है, निश्चित तौर पे दबाव रहता है। लेकिन कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार रही 10 साल, किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। वाजपेयी जी की भी सरकार रही, किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई कि आपने किसी के साथ भेदभाव किया हो। लेकिन ये तो स्पष्ट दर्शाता है, जहां इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया हो राज्यों से, और आप उम्मीद करें कि नीति आयोग में आकर के केवल एक जो है मूक दर्शक बन के बैठ जाएं और अपना जो है राज्यों की उपेक्षा होने दें, तो ये मुख्यमंत्रियों को गवारा नहीं है, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों को गवारा नहीं है। 45,000 करोड़ रुपए दिए अनुज जी बजट में। देखिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरे देश में एक एक राज्यवार आप देखेंगे तो हर राज्य को अलोकेशन होता है, किसी को फंड अलोकेट ज्यादा किया जाता है, वो योजना पर निर्धारित होता है। जब आप बजट को पूरा पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं समग्रता के साथ। केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वो बिहार में कर देगी और किसी अपने शासित राज्य में कर देगी और बाकी देश को अछूता छोड़ देगी। ये बात वैसे बजट के लिहाज से इकोनॉमिस्ट को ये बात कभी भी पचेगी नहीं। यही तो हम कह रहे हैं, जो आपने कहा बिल्कुल नहीं पच रही है और पचरी भी पर नहीं ऐसा हुआ भी नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। अब मेरे को बोलने दीजिए, आप ही बात मैं दोहरा रहा हूं कि लेकिन हुआ तो ऐसा ही है। इस बजट में पहली बार ऐसा हुआ है, योजनाएं पूरे देश के लिए, हर प्रदेश के लिए बनती हैं। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार के, जहां जिसका दबाव होता है वहां ज्यादा पैसा दे दिया जाता है, जहां पर जिनकी उपेक्षा करनी होती है वहां कम पैसा दिया जाता है। ये तो हो नहीं सकता कि आप किसी भी राज्य को 1 रुपया ना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ना किसी ने कहा है। लेकिन उपेक्षा की गई, डिस्क्रिमिनेट किया गया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 प्रदेशों का बार बार नाम दिया गया है, अलग अलग योजनाओं के लिए नाम दिया गया है, अलग अलग हाईवेज के लिए नाम दिया गया है, ब्रिजेस बनाने के लिए नाम दिया गया है। ये बात मैं मानता हूं। ये ऐसा क्यों हुआ है? वो इसलिए ब्रिजेस और रोड पूरे देश में बनती हैं। आप लोग NHAI जो है पूरे देश में एक्सप्रेस हाईवेज बना रहा है। लेकिन क्या कारण है कि केवल बिहार का बार बार नाम लिया जा रहा है? क्या कारण है केवल आंध्र प्रदेश का नाम लिया जा रहा है? आप तेलंगाना का नाम भूल जाते हैं, बिहार के बगल में जो है झारखंड है वहां का नाम नहीं आप लेते हैं, और अन्य प्रदेश हैं, यहां तक कि आपका उत्तर प्रदेश, आपका जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा हार की जो है सामना देखना पड़ा, जिस वजह से आकर के ये 400 पार का इनका जो है नारा अटक गया और आकर के गठबंधन के बैसाखियों के सहारे आ गए, आपने उसकी भी उपेक्षा की है। तो ये यही बात है। देखिए, ये बात सही है आपकी अनुज जी कि नाम को स्ट्रेस देकर आप मुझे लगता है आप चर्चा में जुड़ गए थे उस वक्त, मैंने कहा भी जानबूझकर नाम पर स्ट्रेस दिया गया। फंड लोकेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा फंड मिला है, 2.25 लाख करोड़ का, बिहार से भी ज्यादा फंड लोकेशन में, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया। बहुत विस्तार से बार बार वित्त मंत्री जी ने स्ट्रेस करके बिहार 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 और आंध्र प्रदेश इसको स्पेसिफिकली बोला है। ये पर्पस दिखाई पड़ता है और ऐसा लगता है कि वो कामयाब रहे, क्योंकि आप लोगों को ये मुद्दा दे दिया और उसके बाद में नीति आयोग की बैठक से आपने मुंह फेर लिया। नीतियां जो बनाई जाती हैं, योजनाएं जो बनाई जाती हैं,
मुद्दों के आधार पर बनाई जाती हैं, नीतियों के आधार पर। पूरे देश में ज़्यादातर प्रदेशों में कितने ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ की मार पड़ रही है, देवी आपदा की, बाढ़, बारिश की आपदा आई हुई है? बताइए जरा, किसी प्रदेश को इन्होंने अलग से वो दिया हो? कहीं कोई आपदा के नाम पर किसी की मदद करने का इस बजट में प्रावधान रखा हो? क्या कारण है कि क्या इस जो प्रदेशों में जहां पर आपदा आई है, जहां पे लाखों करोड़ों लोग जो है सड़क पर आ गए हैं, बह गए हैं, मर गए हैं, पुल टूट गए हैं, बह गए हैं, इन्हीं के प्रदेशों में जहां डबल इंजन की सरकार है, तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिले, लेकिन आप वहां नहीं तो बिहार के लोग कहते हैं सबसे ज्यादा पुल वहीं गिरे हैं, सबसे ज्यादा बाढ़ वहीं आती है, वहां पर दे दिया। खैर ये बहुत लंबा, मेरी आपकी चर्चा बड़ी लंबी है, हिमाचल है, उत्तराखंड तो उनका अपना राज्य है, फिर तो राज्य उसकी उपेक्षा की गई। हम तो अपना और पराया राज्य की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे इंडिया अलायंस के जो है तमाम राज्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना पराया अनिरुद्ध जी, क्योंकि मैंने जैसा कहा, मैं बजट पे जब भी बात होती है ना और बहुत बड़ा सुपरफिशियल या ऊपरी ऊपरी बात होती है तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बड़ा लंबा वो विषय चला जाएगा। लेकिन एक बात है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष की जब बात होती है तो इस बार विपक्ष ने आपको घेरने का ऐसा मन बनाया और ताकत भी दिखाई है, जब मौका मिल रहा है तब घेर रहे हैं, और आप लोगों की नीतियों में कहीं ना कहीं वो असर दिख रहा है कि अब की बार सामने जो है ये पिछला वाला विपक्ष नहीं है, एक अलग और मजबूत विपक्ष है। देखिए विपक्ष कितना मजबूत है, ये जब अभी स्पीकर का चुनाव हो रहा था तो ये वोटिंग कराने से ये विपक्ष भाग गया था। आज नीति आयोग में देखिए कि ममता बनर्जी और क्या कहते हैं झारखंड के सीएम उसमें जा रहे हैं, और उसके बाद में कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कहीं, इन लोगों का क्या है, टीवी डिबेट पे ताकि ये लोग चिल्लाते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट में इनको डिस्कशन करना हो, मुद्दों को रखना हो, या स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन करना हो, या इनको नीति आयोग में, जहां पे एक फोरम है जहां पे आप डिबेट कर सकते हैं, पॉलिसी का डिस्कशन कर सकते हैं, वहां पे ये लोग नहीं जाएंगे। ये लोग क्या करेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। हिमाचल में बाढ़ आई थी, सबसे ज्यादा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, चिल्ला के दिया गया था, तो क्या अगर केरल के अंदर इतना बड़ा डिजास्टर वहां पे हुआ था, वहां पे तो बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार तो नहीं थी, वहां पे कब फंड क्यों नहीं मिला? आपका जो रवैया रहता है, सदर्न स्टेट के कांग्रेस के एक बड़े नेता कहते हैं इसी फंड एलोकेशन के लेके काफी पहले कि भाई अगर साउथ इंडिया इतना फंड देता है तो इसको अलग राष्ट्र बना देना चाहिए। ये तो इन लोगों की मेंटेलिटी होती है, इस तरीके से फंडिंग। और बिहार और आंध्र प्रदेश की बार बार बात करते हैं, ये लोग बार बार नाम लेके बात करते हैं, भैया रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशियों के लिए। अब आप जिस मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी ने तो कहा ही था ना, इस देश के रिसोर्स पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो जब आपके मेंटेलिटी में और आपकी मानसिकता में ये है तो आप कौन सी डेवलपमेंट की बात करेंगे? आप जाइए ना नीति आयोग के फोरम पे डिस्कस करिए ना वो, लेकिन आप वहां डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, आपका एजेंडा एक्सपोज हो जाएगा। जब आप बताएंगे और डेटा रखा जाएगा, उस डेटा में आप एक्सपोज हो जाएंगे। बिल्कुल, ये लोग वहां नहीं जाएंगे। कभी नहीं कहा कि इस देश के जो है उनके मुसलमानों का अधिकार है नेचुरल रिसोर्सेज। अरे मनमोहन ने बोला अल्पसंख्यकों का अधिकार है, लेकिन अल्पसंख्यकों के नाम पे इनको भारतीय जनता पार्टी की आंखों पे केवल मुसलमानों का चश्मा लगा हुआ है, जो इनकी नफरत का चश्मा इनकी आंखों पर पड़ा हुआ है। नफरत का चश्मा आपका यही है ना, रोहिंग्या के लिए आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, जनता को बदलाने का काम डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन अगर बिहार और आंध्र के लोगों को फंड मिलता है तो आप डेवलपमेंट से भागते हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या कहते हैं, उनको ज्यादा फंड मिला है, भाई अपने देश के व्यक्ति हैं, अगर उनको ब्रिज की जरूरत तो क्यों नहीं देगी सरकार? उनको देना चाहिए ना उनको। अनिरुद्ध जी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइएगा जी, एक मिनट रुक जाइएगा अनिरुद्ध जी। आमतौर पर इस तरीके से चर्चा हो नहीं पाएगी, हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे। दो मेहमान और बैठे हुए हैं। पवन जी, आपको भी मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी मैं जानता हूं कि जब पानी की किल्लत हुई चुनाव के बाद ही, तो यही कांग्रेस आपको बहुत घेरती दिखाई दी। आप लोगों का एक मुझे स्टैंड थोड़ा सा बताइए। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है एक प्रवक्ता के लिए पब्लिक फोरम पर इसके विषय में बहुत स्पष्टता से बोलना, लेकिन आप लोगों का स्टैंड क्या है? आप कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, इसलिए आपकी मजबूरी है एक अलायंस में रहना? और ये जो डिसीजन हो रहे हैं, ये डिसीजन आपके अपने हैं या कांग्रेस ने ऐसा कोई डिसीजन लिया, विपक्ष ने डिसीजन लिया, इसलिए आपने ऐसा डिसीजन लिया? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो ये है कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना इंडिया अलायंस का कोई ऐसा मोटिव नहीं था, इंडिया अलायंस की कॉल नहीं थी। पहली बात, जब सारी पार्टियों ने, इंडिया अलायंस की पार्टियों ने, बहुत सारी पार्टियों उसका विरोध करना चाहा, विरोध का तरीका है जब हमारे राज्यों के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया, उनको अलग निगाह से देखा गया, तो हमने विरोध किया। पहली बात तो ये। दूसरा, इंडिया अलायंस एकजुट है, आज भी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही के खिलाफ इंडिया अलायंस है। और 30 तारीख को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की CBI-ED से गिरफ्तारी के खिलाफ एक दिल्ली में आंदोलन होने वाला है, जंतर मंतर होने वाला है। इंडिया अलायंस में एक साथ रहेगा। पहली बात। देखिए,
अब दूसरी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है कि आप अपने राज्यों में सिर्फ अपनी सरकार बचाने को 2 राज्यों को पैसा तो आप अलॉट कर देते हैं, इसका गुणगान करते हैं, टीवी पे करते हैं, सब जगह जाके करते हैं, हमें उससे आपत्ति नहीं है, आप उन राज्यों को दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास वो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के अंदर जाके स्टेज से कहा था, बताओ कितना दूं, 20,000 करोड़ दूं, 30,000 करोड़ दूं, मतलब ऐसे करके 1.25 लाख करोड़ रुपए के ये वादा करके आए थे। बिहार को एक पैसा नहीं मिला। आज भी इन्होंने बिहार को और बाकी सारे अपने सहयोगों को लॉलीपॉप देने का काम किया है। अनिरुद्ध जी, पंजाब की उपेक्षा का एक आरोप लगा। किसानों का प्रदेश है, आपका बेशक प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, कांग्रेस की मजबूती यहां पर बढ़ी है, आम आदमी पार्टी विधानसभा में अच्छा काम कर गई है, कुछ उपेक्षा पंजाब की हो रही है या पंजाब से एक विरक्ति का भाव आ गया? पंजाब के अंदर जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है 44% से ज्यादा उनका कर्जा बढ़ा है, और ये बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट का ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला, वैसे नहीं मिला। भैया जो मिला उसको आप सही से खर्चा करते हैं। आपने खबर यहाँ पे मत पढ़िए, आप कभी ध्यान ही नहीं दिया। दिल्ली के अंदर ये बार बार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। दिल्ली के अंदर पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए इनको दिए गए, ये मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इनके नाम पे। लेकिन इन लोगों ने जब तक एमसीडी में, दिल्ली जहां एमसीडी में बीजेपी थी, ये लोग वहां पे सैलरी का पैसा तक नहीं एलोकेट करते थे, वहां पे स्ट्राइक करवाते रहते थे। जो एमसीडी और तो और छोड़िए, एमसीडी से चलने वाले स्कूल को वो मरम्मत के लिए पैसा नहीं दिया, एलोकेट किया करते थे। तो इनकी हरकतें ये रही हैं, अपना कर्जा बढ़ा दें, केंद्र से पैसा लें, और केंद्र क्या कहते हैं इनको पैसा देते जाए, तो वहां के जो मूलभूत अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां को उनको पैसा ना दें। इन लोगों का यही चीजें होती हैं। पर अनिरुद्ध जी, जो बात आप कह रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि फिर पंजाब की जनता को क्यों सजा दे रहे हैं, लेके चले जा रहे हो, पंजाब के लोगों को क्यों सजा दे रहे हैं इसकी? ये तो मामला ऐसा लग रहा है। पंजाब के लोगों की, ये मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, 44% ज्यादा कर्जा इनका बढ़ गया है। जब से ये चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से 44% कर्जा इनका बढ़ा है। भैया आप कर्जा लेके करते क्या हो? अब वो चीजें टीवी डिबेट पर अगर बोला जाएगा तो कहेंगे देखो आप ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद में जो पैसा केंद्र से जाता है, दिल्ली के अंदर जो आता है, इन्होंने इनका देखिए 72,000 करोड़ से ज्यादा जल बोर्ड घोटाले में चल रहा है, दिल्ली का घाटे में चल रहा है, और इनको केंद्र से पैसा मिलता है। जब तक एक छोटा एग्जांपल है कि एमसीडी जो स्कूल चलाती थी, एमसीडी में ज्यादातर तीनों एमसीडी बीजेपी थी, ये स्कूल के मरम्मत का पैसा नहीं देते थे। और बताते थे उनका काउंटर सवाल आ रहा, देखिए आप क्या फैक्चुअली बहुत के बीच में आके अनिरुद्ध जी बहुत सारे डिबेट का टाइम पूरा डेटा में दे देता हूँ, पढ़ते जाएंगे, जेल में तिहाड़ में जा रहे हैं, एक काउंटर सवाल को दे देंगे। आपने बहुत सारे आरोप, बहुत सारे सवाल रख दिए, काउंटर एक ले तो लें, कुछ कहना चाह रहे हैं पवन जी, सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए पवन जी। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली बात तो है कि व्हाट्सएप से पढ़ के आए हैं, इनको कोई आंकड़े नहीं पता और फर्जी आंकड़े आपके सामने रखने का इन्होंने काम किया है। दिल्ली और पंजाब को पहली बात समझिए, जब एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी 2000 थी, अरे मेरे पास फैक्ट्स हैं, आप व्हाट्सएप से पढ़ के आए हैं। अब बेटा सुन लीजिए, 2017 मनोज तिवारी ने कहा था कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम केंद्र सरकार से सीधे पैसे लेके आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एमसीडी को 1 रुपया नहीं दिया आज तक। एमसीडी में आज भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी केंद्र सरकार की तरफ देख रही थी कि केंद्र सरकार एमसीडी को अलग से पैसा देगी, लेकिन एक भी नया पैसा भारतीय जनता पार्टी के बजट में एमसीडी को नहीं मिला। जो एमसीडी को पैसा जाता है दिल्ली सरकार देती है, पहली बात। दूसरी, जब पंजाब के अंदर बात आती है, पंजाब दिल्ली के अंदर बात है, दिल्ली के अंदर आपको हमने बताया कि 2.25 लाख करोड़ रुपए दिल्ली वाले टैक्स का पैसा केंद्र सरकार को हर साल देते हैं। वापस कितना मिलता है? मात्र 0.4%। रिपीट कर रहा हूं, 0.4%, 1% पैसा वापस नहीं मिलता। तो जब दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई हमको हमारा हक मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार नाम तक नहीं लेती, बजट में नाम तक नहीं लिया, सारा का सारा बजट ऐसा लगा कि ना तो किसी राज्य सरकार के लिए बजट, बैठक में नहीं जाकर ये चीज कैसे रिवर्स होगी? बैठक में नहीं जाकर बहिष्कार करके? देखिए बैठक में तो पिछली बार भी गए थे, हर साल बैठक में जा रहे हैं, सारे राज्य बैठक में जा रहे हैं, लेकिन बैठक में जाने के बाद नतीजा क्या निकला? कुछ नतीजा नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति, जो सारा इनका केंद्र सरकार का जो अपना एटीट्यूड है कि अपनी सरकार बचाओ, अपने जो राज्य हैं उनको पैसा दो, और बाकी जो जहां ये चुनाव हार जाते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। रही बात कर्ज की, इनके मांगे ठीक कर देता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2013 के बाद बनी थी, 2014 में देश पे कर्ज था 55 लाख करोड़,
और 9 साल 10 साल सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देश पे कर्ज बढ़ा दिया 205 लाख करोड़। तो कर्ज की बात हमसे कम से कम भारतीय जनता पार्टी ना करे। इनको बताना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर सबसे ज्यादा कर्ज है। ऐसे तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के राज्य जहां पे कर्ज भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है। दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है कि इस पर एक अलग से चर्चा कर लेंगे, मैं कार्यक्रम कर भी चुका हूं। सभी राज्य कर्जे में डूबे हुए हैं और ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हम इकोनॉमी को मजबूत कर्ज में हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि भारत सशक्त हो, देश के लोग जो हैं वो सशक्त हों। ये हमारा एक महत्वपूर्ण विषय रहता है, या चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। और उसमें राज्य और केंद्र जब तक मिलकर का, अगर ये जो खींचतान यहाँ देखने को मिल रही है, यही सियासी खींचतान चल रही है, तो फिर तो उपेक्षित हो जाएगा पूरा का पूरा राज्य और पूरे की पूरी राज्य की जनता। लेकिन देखिए शुभांकर जी एक उदाहरण के तौर पर है, पश्चिम बंगाल सरकार भी काम कर रही है। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में जो मतभेद है वो तो अभी मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का भी इतना कभी मतभेद या इतनी रस्साकशी रही होगी जो ममता दीदी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पश्चिम बंगाल में रही है। शुभांकर जी, आप लोगों का नीति आयोग में जाने का फैसला क्यों रहा है, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। आप अगर ये बताएंगे तो शायद समझ में आए कि विपक्ष जो है किन चीजों को मिस कर रहा है। देखिए, मैं डॉक्टर साहब एक बात बताऊं कि पहले तो क्या है कि जो चर्चा है आजकल किसी भी फोरम पे, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, यहाँ तक कि टीवी की चर्चा, हम लोग इस स्तर तक नीचे आ चुके हैं जहां पे चर्चा नहीं होती। हम लोग एक दूसरे से लड़ बैठते, फैक्ट को लेके बातें नहीं होती। फैक्ट होती हैं जहां चिल्ला चिल्ला के हम किसी भी अभद्र भाषा में कुछ बोल जाए, वो फैक्ट कर दी जाती। भाई फला चाचा ने फला बुआ के घर में जाके डराया कि मामा मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे, ऐसे करके बात बोली जाती है। अब चीज क्या है कि ये फैक्ट नहीं बनते, दिस डजंट केटर टू एनीथिंग। अब अगर हम नीति आयोग की बात करें, आपको याद होगा 2014 में जब प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किया कि जगह नीति आयोग लाया गया, तो सबसे ज्यादा जो इसका विरोध है वो दीदी ने किया। भाई नीति आयोग को आप क्या पावर है, आप मुझे बताइए। प्लानिंग कमीशन आप सबको पता है, पीएम उसको हेड किया करते थे। प्लानिंग कमीशन का जो पूरा होता था, रवैया होता था, दैट वाज नॉट लिमिटेड टू एडवाइजरी ओनली। प्लानिंग कमीशन के पास खुद की वित्तीय ताकत बहुत थी, लेकिन यहाँ पे नीति आयोग के पास डायरेक्ट वित्तीय ताकत नहीं, लेकिन हाँ एक बड़ी एडवाइजरी जरूर फॉर्म कर। मेरा ये मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि प्लानिंग कमीशन एक बहुत अच्छा फोरम है, बशर्ते जैसे कि दीदी ने कहा कि हमें बोलने दिया जाए। इसलिए उन्होंने सारे कानूनों का जो है, जो प्रावधान उसमें बने हैं, उसके तहत उन्होंने अपनी स्पीच जो है पहले भेज दी गई, ताकि उसका रिव्यू करके, क्योंकि अब जो है नीति आयोग में ये बहुत बड़ा एक उन्होंने रूल डाल दिया कि पहले वो रिवाइज करेंगे, रिव्यू कमेटी उनकी देखेगी कि अगर वो स्पीच अगर वहां ठीक बैठता है तो अलाउ करते हैं। तो उन्होंने कहा अगर मुझे बोलने को अगर आप सहमति देंगे, आप हमको वहां पे परमिट करेंगे, तब तो मैं वहां पे आके बोलूं, तब तो मैं जाऊं। नहीं तो दीदी ने भी कहा कि अगर आप हमें बोलने के लिए अगर हमें वहां आजादी नहीं देंगे तो भाई हम नहीं जाएंगे, तब हम भी नहीं जाएंगे। तो शर्त यही है कि हम अपनी बात को रख सकें, जो कमियां रह गई जहां पे हमें तो शर्त मान ली गई होगी ना शुभांकर जी, तभी शर्त मानी गई होगी, बोलने का अवसर मिलेगा तभी तो दीदी जा रही हैं। जी आप देखिए, आप उनकी पूरी भाषण को सुनिएगा तो उस पर से ये बात उन्होंने क्लियर कट बताया। अभी फिलहाल वो दिल्ली पहुंची है, उनके पास अभी भी कोई भी इस प्रकार का इन्विटेशन या कहिए कि वहां से परमिशन, इस प्रकार का फिलहाल अभी तक जहां तक मुझे जहां तक नॉलेज है वो अभी तक नहीं मिला। तो दिल्ली जाने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि वहां से परमिशन मिल गया, नहीं ये तय हो गया है वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी, तो माइट भी वो ये कंफर्म है कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी, ये तो बात तय है। मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा था कि आपको लगता है कि कांग्रेस को भी आपके जो अब ये साथी हैं, मतलब दूरियां भी रहती हैं आप लोगों की, अच्छी खासी रस्साकशी वहाँ पश्चिम बंगाल की सियासत में है, वैसे तो ये दोस्ती जो है ये अभी बीजेपी के खिलाफ ही है, आप लोगों के आपस में भी टसल है, लेकिन फिर भी मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि इन लोगों को भी विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि हाँ बैठक में जाइए भाई। डॉक्टर साहब, आपके इस प्रश्न में एक कहीं ना कहीं एक व्यंग जो है वो छुपा हुआ था कि आपके साथ जो रस्साकशी कांग्रेस की वहां पे वेस्ट बंगाल में बनी। मैं आपको बता दूं, हमारे रस्साकशी की एक बहुत बड़ी जो वजह थी वो आज कहीं ना कहीं वो दूर होती नजर आ रही है। आप बिल्कुल सही समझे, मैं अधीर रंजन चौधरी जी की बात कर, मैंने फिर से वही बात कही ना कि कोई भी नेता जो होता है, यहाँ की जो भाषा होती, अभी यहाँ पे आपके साथ जो भाजपा की यहाँ के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में अगर
कहीं ना कहीं हमारी उनसे मुलाकात हो जाती है, कुछ अगर व्यक्तिगत अगर व्यवहार हमारे साथ है, तो वो भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते। लेकिन बात यहाँ पे यही आती है कि अगर हम हर एक पटल पर, चाहे वो निजी पटल पर हो, चाहे वो राजनीतिक पटल पर हो, हर जगह अगर हम अपने आवाज को अगर सिर्फ विरोधाभास रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम काम पूरी तरीके से कर नहीं पाएंगे। और वहां ना वहां मुझे जहां तक लगता है कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ रही। उन्होंने कहीं पर भी उन्होंने टीएमसी के खिलाफ इस बात पर नहीं बोला, और बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि वहां पे भी जो हम लोगों के ठीक है, मन में जो दोबारा विरोध है, बैक टू हम नीति आयोग। इंडिया आप गठबंधन मेरा की प्रश्न आवाज आपसे ये बनने था जा कि रहे हैं। आपकी सलाह वहां क्या पे है? इंडिया- आपकी सलाह क्या है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, इनको शामिल होना चाहिए? नहीं, ये इनका व्यक्तिगत है, कोई सलाह नहीं है। माफ करिएगा, ये बात बिल्कुल आप मतलब आप मेरे मुंह एक में पॉलिटिकल कोई एनालिस्ट बात के तौर पर ही अपनी बताइए, वाणी- एक पॉलिटिकल अपनी वाणी को एनालिस्ट खुद के बजा तौर के पर रखा। बताइए। मैं पार्टी आपको सिंपल सी बात, पार्टी डॉक्टर, प्रवक्ता मैं के आपको तौर मसाला- पर नहीं। आप मसाला ढूंढ डॉक्टर साहब, हमका आप नहीं नहीं, मेरे मैं वार्तालाप को ईमानदारी मसाला से ढूंढ मैं रहे हैं। ईमानदारी से जानना चाहता हूं। और देखिए, आप ही सबसे, मैंने शुरुआत में बोला था कि टीएमसी का स्टैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं मानता हूं नहीं। कि बातचीत से समाधान निकलता है। अभी यहां पर बहस हो रही है पैनल पर, आप विरोध कर रहे हैं, पूरे तरीके से कर रहे हैं, ये बाद में भी होगा और ज्यादा हो सकता है, ये राजनीति में चलता है। लेकिन नीति आयोग की बैठक एक अलग मसला है, इसलिए मैं आपसे बार बार स्ट्रेस करके ये सवाल, मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि मैं कोई आपको फंसा के ये बुलवाऊं कि हाँ नहीं नहीं भाई ये लोग गलत कर रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। डॉक्टर, मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि एक बहुत अच्छा डिबेट आप यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। मैं कई चैनलों पर बैठता हूं और उनमें से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस प्रकार से आपने पूरे डिबेट को नियंत्रण किया। जी, देखिए, बोलने की आजादी जो जितनी आपने मुझे दी है, उसके लिए तहे दिल से मैं आपको शुक्रगुजार हूं। और इसी तर्ज पर मैं ये भी बता रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस का अपना जो उनकी जो अपनी जो डिसीजन है, उनका अपना जो निर्णय है, या आम आदमी पार्टी का निर्णय उनकी अपनी जगह सही है। लेकिन यहाँ पे दीदी बार बार बोलती हुई जा रही है कि हम इंडिया गठबंधन की तरफ से अपना जो विरोध है वो वहां दर्ज करना चाहते हैं। स्पेशली जो बंगाल के साथ हुआ, हमारे साथ ये है कि जितना पैसा हमारा केंद्र के पास ड्यू है, शायद ही किसी बस और मैं राज्य मैं का आपसे है। यही एक पॉइंट तो चाहता ये था कि एक मैं बहुत अनुज जी अहम की पॉइंट तरफ है। अनुज जी इसको की हम तरफ क्यों जाऊं। खारिज कर दे रहे हैं? एक पॉइंट आपने मुझे दिया कि इंडिया अलायंस का विरोध दर्ज कर रही हैं दीदी, जबकि इंडिया अलायंस बाहर रहकर विरोध दर्ज कर रहा है। अनुज जी, विरोध दर्ज करना है तो सामने खड़े होकर, सदन में तो आप लोगों की तरफ से इतनी हूटिंग हुई, प्रधानमंत्री, ये पहली बार हुआ था प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हो, बजट चल रहा हो, उसमें जिस तरह से विपक्ष ने जोरदार शोर किया है, वो कभी इतना जबरदस्त शोर देखने को नहीं मिला, खासतौर पर पिछले 10 साल में तो ऐसी स्थिति भी नहीं थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसका विरोध जो है वहां जाकर ज्यादा मजबूती से किया जा सकता था? नहीं, देखिए, इस चुनाव में जो 2024 के नतीजे आए हैं, जनता ने निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मैंडेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए मैंडेट नहीं मिला है, उनको बहुमत नहीं मिला है, लेकिन विपक्ष को जरूर मजबूती 240 देखिए, आप ये देखिए कि यूपीए 1 यूपीए 2 के मुकाबले वो दोनों मैंडेट आपको मिले थे, आपकी सरकार चली, इतनी शानदार सरकार चली डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और उससे बहुत ज्यादा सीटें हैं इनके पास में। ये क्यों कहते हैं आप लोग बार बार कि इनको मैंडेट नहीं मिला है? निश्चित तौर पे देखिए, मैंडेट वो होता है जो बहुमत दिया हो। जो 10 साल से बीते इनको 2 चुनाव में जनता ने प्रचुर मैंडेट दिया है, और इस बार तो और आगे बढ़ के 400 पार का नारा लगा रहे थे, 240 पर आकर के सिमट गए, 303 जितनी पिछली थी उसको भी नहीं अपने बचा पाए हैं। तो निश्चित तौर पर यह तय है कि जनता ने इनको नकारा है, इनके विरोध में इस बार मत किया है, और कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान की है। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये तो सबको दिख रहा है। हम बार बार कहें या ना कहें, सत्य तो सत्य ही रहेगा। उसी के आधार पर जब पार्लियामेंट में जी, मजबूत विपक्ष है, और अगर कोई गलत बात पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से आ रही है, तो निश्चित तौर पे जनता की आवाज़ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस और हमारे साथी मजबूती से पार्लियामेंट में खड़े हैं, और उन्होंने मजबूती से अपना विरोध दर्ज किया है और आगे भी मजबूती से दर्ज करते हैं। लेकिन नीति आयोग एक चर्चा का प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि वहाँ मुख्यमंत्री को बोलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही कि आप हमें बोलने दीजिए। तो आप कहीं वहाँ ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे आप एक वाद विवाद, संवाद या चर्चा का विषय, वो तो एक तरह से वहाँ पर जो उन्होंने अपना बोलना है, जो मन बना रखा है वही बोलना है, वही नीतियाँ उन्होंने निर्धारित कर रखी हैं, वही नीतियाँ उन्होंने सामने पेश करनी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ परिवर्तन होना है या हमारे मुख्यमंत्री ने जाके वहां पे कुछ मांग रखनी है। ये तो नीति आयोग की बैठक का नहीं, नीति आयोग का ही विरोध शुरू हो गया आपका। तो फिर मतलब ये लगेगा कि नीति आयोग ही किसी काम का नहीं रहा आप लोगों के लिए, अगर ये मानते हैं आप कि वहां पर सिर्फ एक तरफा बोल दिया गया, राज्यों से कोई सुझाव नहीं लिए जा रहे हैं, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बार बार इनसे मांग करती आ रही, बीते 10 वर्षों से मैं मांग करती आ रही कि आपने
जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचंड एजेंडा था, जिसके आधार पर ये 2014 में चुनाव जीत के, इन्होंने दो बातें कही थी कि हम इस देश से बेरोजगारी दूर करेंगे, इस देश में महंगाई दूर करेंगे, इस देश में गरीबों की गरीबी दूर करेंगे। आज क्या कारण हो गया कि 45 सालों में सबसे बड़ी बेरोजगारी इनके शासनकाल में है। अभी आंकड़े, ताजा आंकड़े आए हैं इन्हीं की सरकार के, 9.2% बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है देश में। ये क्या सफलता है या विफलता है? ये नीति आयोग बताएं कि कौन सी ऐसी नीतियां बीते 9 वर्षों में वो बना रहे हैं कि इस देश में जो बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये हालत हो गई है। गरीबी का हालात ये है कि अमीरी और गरीबी में इतना 50 सालों में, क्या आजादी के बाद से लेकर के आज तक इतना फर्क नहीं हुआ जितना आज फर्क हो गया है। पवन जी को, शुभांकर जी को और आपको सुनने के बाद में अनिरुद्ध जी के लिए मेरे पास अगर मैं समअप करके एक संक्षिप्त सवाल रखूं तो पहला सवाल तो ये है कि एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई अनिरुद्ध जी, ताकत की ऐसी लड़ाई कि बीजेपी जो क्लियर मेजॉरिटी के साथ, बड़ी शक्ति के साथ आ रही थी, उसका एक ऐसा स्वभाव बना कि बाकी के राज्य उपेक्षित होते गए, बाकी की राजनीतिक दल या विपक्ष खत्म होता चला जा रहा है। जो एक बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही गई थी, उसके बाद में विपक्ष जो है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह के जो दावे किए गए, उससे विपक्ष को अपनी ताकत दिखाने का एक अवसर जिस भी मौके पर मिलेगा वो दिखाएगा। क्या करेगा? कमजोर है, अपनी ताकत को दिखाने के लिए उसको जो मंच मिलेगा उसका इस्तेमाल वो करेगा और कर रहा है। ये विपक्ष में कांग्रेस के जो हमारे मित्र बोल रहे हैं कि मैंडेट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, 1984 के बाद में कांग्रेस को कभी 240 सीट मैंने दे तो दिया उसका जवाब, अनिरुद्ध जी क्यों जाते हैं उसमें समय क्यों जाया करना? मैंने खुद ही कह दिया। 40 सीट तक आया था जिसपे केस तक बन गया था। उसके बाद में इनको 2014 में, 19 में और अभी जितने सीट नहीं मिले उससे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिली है। उसके बाद में ये बात करते हैं कि डेवलपमेंट के लिए, पहली बात जब इनका योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग कंसल्टेशन नहीं लेता था स्टेट से। योजना आयोग अपना पेपर आउटपुट देता था सारी स्टेट को कि भैया हमने ये योजनाएं बनाई हैं, आप अपने अपने इस पे विचार रख दीजिए क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, जो डायनेस्टी ऑफ पॉलिटिक्स के लोग हैं ना, जो ये राजकुमार टाइप के, वो ऐसे करते थे, राजक तरीके से बना दिए, स्टेट को भेज दिए। नीति आयोग ठीक उसके उल्टा है, वो स्टेट से कंसल्टेशन लेता है कि आपके यहाँ क्या है, उस अकॉर्डिंग हम पॉलिसी का निर्माण करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे और एक इंक्लूसिव ग्रोथ पे लेके चलेंगे। तो ये इनकी मानसिकता है। इनको तो शुरू से पढ़ा रहा है कि ऊपर से बना दिए और नीचे वाले क्या करते क्या नहीं करते हैं, उस पे क्या करते, उसी पे योजना आयोग, जिसमें मुंटेक सिंह वालिया 30 लाख का टॉयलेट बना रहे थे, तो इनका योजना आयोग का यही हिस्सा था। दूसरी चीज, ये बार बार कह रहे हारा हुआ। अरे भैया, आपको 99 आने में आप हाँफ गए हैं, उसके बाद आप हारा हुआ जीता हुआ ये करते हैं। आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी आपके साथ में है नहीं। कम से कम 69 से ज्यादा सीटें जो आपकी हैं कि जो एक दूसरे से खिलाफ चुनाव लड़के जीते हैं, तो आपका इंडिया अलायंस का पार्टनर है ही कहां? आप अपने 99 और ममता बनर्जी कभी आपको लीडर नहीं मानती। ये सारी बातें होने के बावजूद अनिरुद्ध जी, ये सारी बातें होने के बावजूद एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि विपक्ष का विरोध जो है वो बहुत हद तक काम करता दिखाई दे रहा है। वो चाहे पॉलिसी मेकिंग हो या संसद की कार्यवाही हो, कोई भी डिसीजन हो, उसमें विपक्ष को बहुत कंसीडर किया जाता है। जैसे आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों पर कांग्रेस ने कह दिया कॉपी पेस्ट कर ली गई हमारी योजनाएं। मैं कॉपी पेस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन उन चीज़ों को स्ट्रेस किया गया है, बेरोजगारी को, बाकी चीज़ों को स्ट्रेस किया गया है। अरे डॉक्टर साहब, बड़ी मजेदार चीज आपने बोल दी। इन्होंने कहा कॉपी पेस्ट कर दिया और साथ में बोला कि जो कॉपी पेस्ट किया वो क्या कहते हैं, उसके बाद में बोला कि स्किल डेवलपमेंट और इन सब में युवाओं के रोजगार को लेके ये तो बेकार गई। इसका मतलब आपका कॉपी पेस्ट भी बेकार गया क्या? मतलब जो हम मैनिफेस्टो में लिखे थे वो भी बेकार ही लिखे थे। अरे कुछ तो ये सवाल मैं कई बार उठा चुका हूं, मैं इन लोगों से भी पूछ चुका हूं ये बात। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। ये कॉपी के विरोध करना, ठीक है। देखिए, शुभांकर जी और पवन जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्योंकि चर्चा के अंतिम दौर में सब अपनी बात कह पाए। अनुज जी बोलिए। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। इन्होंने कॉपी पेस्ट तो किया लेकिन अकल का प्रयोग नहीं किया। वही कांग्रेस ये आ चुका मेरे मंच पे, मैंने खुद भी ये सवाल कई बार उठाया। शुभांकर जी। अनिरुद्ध जी बार बार ये हमें बार बार बता रहे हैं कि इन्होंने इतना ज्ञान इन्होंने दे दिया बाकी सब पर। आपको याद होगा अभिषेक जी ने भी हाल ही में जिस समय बजट के ऊपर चर्चा चल रही थी, उन्होंने एक बात को जोर से कहा कि अगर आप लोग डेटा से इतने मजबूत है, आपने समस्त प्रदेशों के लिए बहुत कुछ किया है, तो कृपया एक श्वेत पत्र क्यों नहीं दिया? एक श्वेत पत्र लिया, ये बता दीजिए किस किस राज्य को कितना कितना पैसा दिया, कितना कितना बकाया, उसके ऊपर एक श्वेत पत्र ले आइए। एक श्वेत पत्र तो बोला है,
तमाम मुद्दों पर आप तो श्वेत पत्र लाते रहते हैं ना, इस पर भी एक ले आइए, इसमें कौन सी दिक्कत? ठीक है, यहाँ एक प्रवक्ता तक को तो सब कुछ पता है, तो फिर एक सरकार की तरफ से एक श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी किया जाए? जी, ये आपका पॉइंट है। मैं पूछता हूं सवाल, पवन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, बड़ा हंसी आ रही थी जब इन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, युवा, इन सब के लिए बहुत कुछ रखा है बजट में। जानना चाहता हूं, मैंने सारा बजट पढ़ा हुआ है, उसके अंदर बताएं युवाओं के लिए क्या है। मात्र इंटर्नशिप, वो भी 6,000 रुपए महीने की। किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार ने पिछले साल 2500 करोड़ रुपए रखे थे उसके लिए, इस साल वो कम करके 1600 करोड़ कर दिए। तो किसानों के लिए जो एमएसपी के लिए पैसा अलग से रखना था, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो जैसे किसानों के लिए कुछ नहीं है, छात्रों के लिए कुछ नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए इस बजट में कुछ है ही नहीं। तो इस बजट का मतलब क्या निकलता है, ये हमको बता देते। मैं बजट पर बड़ी बात कर चुका हूं। देखिए, किसानों के लिए बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई है, युवाओं को एड्रेस करने की भी बात हुई, बहुत सारी चीजें कमियां रहती हैं, हमेशा रहती हैं, उसकी शिकायतें इन अलग अलग जगहों से हुई हैं। लेकिन एज फार एज युवा, किसान, ये सारे मुद्दे कंसर्न हमने बड़े डिटेल में बात की है। अनिरुद्ध जी, शुभांकर जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है, स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए कि इस राज्य को इतना दिया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया किसी राज्य के साथ। जी जी, मेरे से पूछ रहे जी हैं? जी अनिरुद्ध जी, आप ही से है सवाल। देखिए, शुभांकर जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अभिषेक बनर्जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको तो पता ही होगा ना कि कौन से स्टेट में कितना बजट गया है। अरे पोर्टल खोले, उसमें देखें, उनका अकाउंट स्टेटमेंट मिला लें, उसमें चिल्लाने की क्या जरूरत, उसके बाद लाके बता दें। लेकिन ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार किसी स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। और रहेगी डेवलपमेंट की बात, ये लोग क्या डेवलप 2009 से लेकर 2014 के बीच में यूपीए सरकार थी, केवल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ खर्चा किया था, और मोदी सरकार ने 2009-19 से लेकर 2024 44 लाख करोड़ खर्चा किया। तो 44 लाख करोड़ क्या गुजरात में अकेले खर्चा हो गया, उत्तर प्रदेश में अकेले खर्चा हो गया? ये पूरा बंगाल में, पंजाब में, तमिलनाडु में और यहाँ सब पे नहीं खर्चा हुआ? अगर नेशनल हाईवे बना तो केवल एक ही जगह बना, हर जगह नहीं बना। अगर पोर्ट डेवलप हुआ तो क्या बंगाल में पोर्ट डेवलप नहीं हुआ क्या? अगर आयुष्मान कार्ड में, अगर आयुष्मान कार्ड जाता है, ममता बनर्जी जी ये कहती है कि आयुष्मान कार्ड का हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, मोदी जी की फोटो है। अगर आम आदमी पार्टी किसानों को किसान नहीं मानते, किसान की बात करते हैं, दिल्ली में जो किसान है उनको किसान नहीं मान रहे थे, इसलिए पीएम किसान योजना का लाभ उनको नहीं मिल रहा था। और पंजाब के अंदर आयुष्मान कार्ड बांटने में उनको डर लगता था कि मोदी जी की फोटो है। और ये बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपके अंदर पूरी अपने जनता को ठगने की आदत पड़ चुकी है कि सेंटर की सही सी योजनाएं वहां पे जा ही नहीं पाती है। अरे भैया फोटो लगाओ ना, उड़ीसा में नवीन पटनायक थे ना, अपनी भी फोटो लगा देते थे। ठीक है ठीक है, अरे शुभांकर जी रहने दीजिए, पवन जी ने भी यही बात उठाई, ये भी ठीक नहीं लगता चर्चा में। कोई फैक्चुअल बात हो तो आप उस पर बात बोल दीजिए। बोलिए बोलिए शुभांकर जी, आपका पॉइंट जो भी है वो रेज कर दीजिए। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आपको तो पता श्वेत पत्र, तो अभिषेक बनर्जी का मुंह बंद कर दीजिए ना श्वेत पत्र जारी करके। ठीक इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, सारी बातों चलते एक उस पर से जारी करके आप एक इंफॉर्मेशन जारी कर दीजिए। ठीक है शुभांकर जी। अनुज जी, विरोध के लिए विरोध हो रहा है, एक आखिरी पॉइंट इस पे संक्षेप में टिप्पणी आपकी चाहूंगा। विरोध के लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये जो कई बैठकें होती हैं या सरकार का कामकाज है उसको चलने देना चाहिए, विरोध तो करते रहिए, लेकिन विरोध ज्यादा दिखे, मुखर दिखे, इसके लिए हर चीज का विरोध किया जाएगा? नहीं, देखिए, केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना है, ये उपेक्षा के लिए विरोध किया जा रहा है। जिस तरह से भेदभावपूर्ण नीति से ये बजट बनाया गया है, बजट के खिलाफ आप नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं? पूरे देश का नीति आयोग, निश्चित तौर पर बजट के आधार पर ही नीतियां निर्धारण होती है। नीति आयोग में क्या होता है, नीति और काहे की नीतियां बनती हैं, जो बजट में प्रावधान रखेंगे उन्हीं के आधार पर नीतियां बनती हैं। तो वही चीज सामने आनी है। तो जब हमारी उपेक्षा की गई है, पूरे देश की उपेक्षा की गई है, और आपने केवल प्रेशर पॉलिटिक्स में आकर के एक पॉलिटिकल बजट पेश करने का काम किया है, ये एनडीए का बजट बनाया है, ये इंडिया का बजट नहीं है, जिस बात को हमारा विरोध है। ठीक है, चलिए, ये अनिरुद्ध जी बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा रही, करते रहेंगे। अभी तो बहुत बात होगी, अभी तो आयोग की बैठक पर भी बात करनी है हमको, उसके बाद भी बहुत सारी बातें होंगी। ममता दीदी क्या कहती हैं बैठक से निकलकर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। हेमंत सोरेन क्या कहते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पवन जी आपका, शुभांकर जी आपका, अनुज जी आपका और अनिरुद्ध जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहे, बड़ी सार्थक चर्चा यहाँ पर हुई।